हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT हिस्ट्री मेल जो पहली शिफ्ट में 5 जुलाई 2018 को हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है DSSB PGT हिस्ट्री मेल जो 5 जुलाई 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलों को दर्शाता है? तो वह है गेहूं और जौ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा के निवासियों द्वारा शहरी स्थलों को जोड़ने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जलीय चक्र में परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? धातु और कीमती पत्थर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा काल में तांबा कहां से प्राप्त किया जाता था? खेतड़ी की खाने। खेतड़ी जो है राजस्थान की एक जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोथल और चुन्हू दड़ों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो वह था मोती बनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा कस्बों को बड़े डैश ब्लॉक में विभाजित किया गया था? आयताकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों के हथियार किससे बने थे? तो अन्य विकल्पों में सभी, पत्थर से, तांबे से, कांसा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंधु व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सी थी? तो वह था बहरीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर कौन सा था? तो वह था राजगृह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंग और मगध साम्राज्य के निवासियों का तिरस्कार किया जाता था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया था जो ब्राह्मणी कानून बनाने वालों द्वारा समर्थित नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मौर्य कालक्रम की तिथि किसके आसपास बताई जाती है? बुद्ध की मृत्यु के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मौर्य अधिकारी दंडपाल वास्तव में डैश होता था? तो वह था प्रमुख सेनानायक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य संबंधित कोई भी रिकॉर्ड निम्नलिखित तिथियों में से किसके पास उपलब्ध नहीं है? तो 543 CE। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़े थे? जागीरदार के तौर पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में राज्य व्यापार को बढ़ावा किसके माध्यम से देता था? अन्य विकल्पों में सभी, बाजार वाले कस्बों की स्थापना, सड़कों की रखरखाव, व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, दिनार क्या था? तो इसको सोने का सिक्का कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्यापार और शिल्प समाज का सामाजिक आर्थिक महत्व उनके डैश में था? तो व्यापार के रखरखाव और प्रत्येक वर्ण के व्यावसायिक एकाधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अरिकामेंडू और बारबेरिकम डैश थे? तो वे प्राचीन प्रसिद्ध बंदरगाह कस्बे थे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, मोजीरिस का प्राचीन शहर कहाँ पर स्थित था? तो वह केरल में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, वात्स्यायन द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्गों को परिष्कृत जीवन शैली क्या दर्शाती है? एक समृद्ध शहरी वर्ग का उदय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी प्राचीन संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति के आदेश स्थापित किए? तो वे थे तांत्रिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किन नेताओं ने किया? रामानुज और कबीर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूफीवाद ने पंथ और धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्याभिषेक तक वास्तविक रूप से शक्ति को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था? अभिजात्य वर्ग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तैमूर के मनोनीत व्यक्ति खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि डैश खिज्र खां पैगंबर के वंशज थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे शुद्ध अफगान मूल के थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। अगले प्रश्न की बढ़ते, दिल्ली को पुनः प्राप्त करने और दूसरी बार राज्याभिषेक होने के बाद हुमायूं केवल डैश तक शासन
कर सका था? 6 महीने। अगले प्रश्न की बढ़ते कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र डैश थी? 13 वर्ष और 6 महीने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं निम्नलिखित में से अकबर की राजपूत नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो उपयोग विकल्प में सभी। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, राजपूत राजनीति को पूर्ण स्वायत्तता और राजपूत के संरक्षण के लिए अनुदान देना, मुगल सरकार के उच्च अधिकारियों के रूप में राजपूत प्रमुखों की नियुक्ति करना। अगले प्रश्न की बढ़ते 1568 में मुगलों ने किसे पराजित कर चित्तौड़ पर कब्जा किया? राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं जेसुइट पादरी जिन्होंने अकबर के साथ चर्चा की और इसके बारे में लिखा था वे कौन थे? तो एंटनी मोन सराटे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण भाषा कौन सी नहीं थी? अरबी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर पहली बार मुगल साम्राज्य को प्रांतों में किसने विभाजित किया? अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की थी? श्रेष्ठता और सैन्य को व्यवस्थित करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जहांगीर के शासनकाल में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो विलियम फिंच और फ्रांसिस पेल्सएर्ट। डैश से भक्ति और धार्मिक आंदोलन में कई रहस्यमय और प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संशोधित किया जाता है गया है तो वे 14वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की बढ़ते निम्नलिखित भक्ति प्रचारकों का सही काल क्रमानुसार क्रम कौन सा है? तो कबीर, नानक और चैतन्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं शिया सूफी शिक्षाएं शताब्दी से उत्तर और मध्य भारत से होती हुई सिंध और पंजाब तक फैल गई थी? तो 11वीं शताब्दी। अगले प्रश्न के बढ़ते चिश्तिया का सूफी संप्रदाय डैश भाग में सक्रिय था? तो उत्तरी भाग। अगले प्रश्न के बढ़ते सुहारावर्दी के मध्य युगीन सूफी संप्रदाय डैश में सक्रिय थे और विरोधी डैश में सक्रिय थे? तो सिंध और बिहार। अगले प्रश्न के बढ़ते किसने पहली बार तोता मैना का अनुवाद फारसी में किया? तो जिया नक्शवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के भीतर बनी विशाल कुतुब मीनार में मुकरनास कार्बल पर बालकनियों के साथ डैश लंबे और पतले शाफ्ट हैं? तो 5। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में शिलालेख उत्कीर्ण के लिए किसका इस्तेमाल किया था? पत्थर और प्लेट, तांबे की प्लेट। अगले प्रश्न के बढ़ते अकबर के समय में सबसे बड़ा पुल डैश में बनाया गया था? दिल्ली का बारापुला। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में किस लिए किया गया? गुजरात पर अपनी जीत का स्मरणोत्सव मनाने के लिए। अगले प्रश्न के बढ़ते दिल्ली सल्तनत के तहत दिल्ली में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरे में साहित्य शैली संबंधी अनूठापन क्या मिला है? तो अष्टकोणीय आकार। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं यूरोपीय देश जिसने पहली बार भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वे थे आवीज राजवंश के शासन में पुर्तगाल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचने के लिए रास्ते की खोज किसने की थी? तो बार्टोलोम्यू डियास। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं यूरोपीय खोजों को प्रेरित करने वाले 3 जी क्या है? तो भगवान, सेना और प्रतिष्ठा, गोल्ड और ग्लोरी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं मालाबार तट पर पहुंचने के लिए वास्को दी गामा को डैश से मदद मिली थी? तो इब्न मजीद से। अगले प्रश्न के बढ़ते पुर्तगाल सबसे पहले भारत में कहां पहुंचे थे? कालीकट में। अगले प्रश्न के बढ़ते बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश था हुगली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर डच ने स्वयं को बंगाल में कहां स्थापित किया था? चिनसुरहा में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दक्षिण भारत में फ्रेंच मुख्यालय कहां था? तो वे था पड्डुचेरी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सभी यूरोपीय कंपनियों ने स्वयं को सूरत में स्थापित किया था क्योंकि यह व्यापार का एक बहुत बड़ा विक्रय केंद्र था और तथा एक बड़ा बाजार था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं डच अंग्रेजों से कौन से युद्ध में हार गए थे? चिनसुरहा के युद्ध या बिरदर्न के युद्ध 1759 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं डेनस बंगाल में क्या शुरू करने के लिए प्रसिद्ध है? मिशनरी गतिविधियां। अगले प्रश्न की बढ़ते बंगाल में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया गया था? तो स्थानीय अदालत की शक्ति। अगले प्रश्न की बढ़ते बंगाल में सबसे बड़ा बैंकर कौन थे? तो जगत सेठ थे। अगले प्रश्न की बढ़ते बंगाल में फ्रांसीसियों का भाग्य किसके नेतृत्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया? तो फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। अगले प्रश्न की बढ़ते 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चिनसुरहा का दौरा करने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री कौन थे? तो जिन बेपिटिस्ट ट्रेवनियर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं किस इतिहासकार ने दावा किया
कि 1757 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया और 19वीं शताब्दी तक ये तेजी जारी रही थी? तो सी ए बेली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, बंगाल में ब्रिटिश शासन का पहला नकारात्मक प्रभाव किस रूप में देखा गया? 1769-70 का अकाल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, औद्योगिकरण किसका संदर्भित करता है? अन्य विकल्पों में सभी। रेगिस्तानी गांव, पारंपरिक शहरी केंद्रों का क्षय, स्वदेशी शिल्प की कमी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी व्यापार और शिपिंग में वृद्धि हुई थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कपास से धागे का उत्पादन करने वाला पहला यूरोपीय भाप संचालित कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1817 या 1818 में कलकत्ता के निकट। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, गवर्नर जनरलों का सही क्रमागत क्रम है? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोरे और वेलेस्ली मर्निंगटन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 19वीं शताब्दी की औपनिवेशिक नीति ने भारतीय स्वामित्व वाली और भारत आधारित उद्यमों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया क्योंकि विद्रोह कुछ प्रमुख केंद्र दिल्ली या लखनऊ तक ही केंद्रित था और नेता व्यापक क्षेत्रों को एकजुट होने में असफल रहे। वे केवल कुछ क्षेत्रों और कम शक्तिशाली शासकों के साथ ही गठबंधन बना पाए थे। अगले प्रश्न के बढ़ते, द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? डब्ल्यू हंटर ने। अगले प्रश्न के बढ़ते, एक पूर्व ब्रह्मो शिव नारायण अग्निहोत्री ने पंजाब में देव समाज की स्थापना कब की थी? 1887 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नोबल सोसाइटी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, दयानंद की मृत्यु के बाद लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में डैश में एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे जिसे डैश कहा जाता था और जिसकी स्थापना की तिथि डैश थी। तो लाहौर में थे और दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया गया था और 1886 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले ने डैश सभा सत्य खोजक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ब्रह्मो समाज 1828 धर्म सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 देश में स्थित समाज थे, कलकत्ता में। अगले प्रश्न की बढ़ते, कविता वंदे मातरम किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगले प्रश्न की बढ़ते, किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग के शीर्षक के साथ लिखी थी? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था? लंदन और बॉम्बे में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 1919 में रोलट, 1922 में असहयोग, 1930-34 में नागरिक अवज्ञा क्या थे? तो ये दोनों ही थे। भारतीय राजनेता से अपील की गई कि हिंसक गतिविधियों के बिना अंग्रेजों का विरोध किया जाए और सत्य बल सत्याग्रह और जैन प्रभावित अहिंसा के आधार पर गांधी जी द्वारा शुरू किए गए उन जन आंदोलन, गांधी जी की सक्रियता और आदर्शवाद पर आधारित आंदोलन जिसके तहत युवा स्वयं सेवकों, स्थानीय नेताओं और कई अखिल भारतीय राजनेताओं ने अपील की थी कि हिंसा या हिंसक गतिविधियों के बिना अंग्रेजों का विरोध किया जाए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अस्पृश्यता को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया, हालांकि हटाया नहीं गया। संविधान के अनुसूची के तहत जिसे 1955 में एक अधिनियम द्वारा प्रबलित किया गया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 1929 में अखिल भारतीय मुसलमान सभा में मोतीलाल नेहरू की संवैधानिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1928 को खारिज कर दिया गया क्योंकि सभा ने सोचा था कि नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के विचार व्यापक संभव सहमति उत्पन्न की और पूर्व भारतीय अधिकारों और संरचनाओं पर विचार किया था, जबकि मुस्लिम सम्मेलन ने महसूस किया कि भारत की विशाल सीमा और प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सरकार का एकमात्र रूप संघीय प्रणाली था, जिसमें संघीय राज्यों को निहित पूर्ण स्वायत्तता और अवशेष शक्तियां प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मेसोपोटामियन सभ्यता का प्रतीक
कौन सी कच्ची सामग्री? चिकनी मिट्टी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित पहली लेखन की एक प्रणाली को डैश कहा जाता है? क्यूनेफार्म। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शुरुआती शहर डैश थे? एरिडू, उरूक, बेट तिबिरा, निप्पुर और किश। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, रॉबर्ट मैककर्मिक एडम्स और हस्निसन के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कैसे मेसोपोटामिया बस्तियों के सापेक्ष आकार में संख्या धीरे धीरे बदल गई। छोटी या बहुत छोटी बस्तियों की संख्या व्यापकता से कम हो गई, जबकि बड़ी जगहों की संख्या में वृद्धि होती गई। मेसोपोटामियन शहरीकरण का स्पष्ट संकेत डैश पर देखा जाता है, तो उरूक 4 से 6 स्तर पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर काल के मेसोपोटामियन शहरीकरण में डैश को देखा जा सकता है? इमारतों के आकार में बहुत तीव्र वृद्धि। मेसोपोटामियन मंदिर आयताकार भवन थे जो 275 से 175 फीट का क्षेत्रफल कवर करते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मगन और मेलुहा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मेसोपोटामियन के इतिहास में वर्ष 2350 बीसी का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार मेसोपोटामियन मिट्टी पर एक साम्राज्य का उत्थान हुआ। उस साम्राज्य के संचालक शक्ति अकाडियंस थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, अकाडियन के पहले शासक का नाम था सारगोन। अकाडियन किसके समकालीन थे? सुमेर निवासियों के। अपने स्वरूप में मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से क्या था? बहुजातीय सभ्यता जिसमें कई विविध तत्व और लोग शामिल थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, एक परमाणु ब्रह्मांड की अवधारणा पहली बार ग्रीस में किसके काम के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी? तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिप्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भौतिकी और अभियांत्रिकी में प्रारंभिक काम में कौन अग्रणी था? सायराक्यूज की ग्रीक कॉलोनी के आर्किमिडीज द्वारा अन्यों के साथ संचालित था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कौन सा सागर ग्रीस के चारों ओर नहीं है? तो अकाडियन सागर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पदनाम हेलास किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? हेलन, ड्यूकेलियन और पायरा का पुत्र जो ओविड की कहानी द ग्रेट फ्लड इन हिज मेटामॉर्फोस में शामिल है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कौन सी सभ्यता प्राचीन ग्रीस का हिस्सा नहीं थी? एजियन सभ्यता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ग्रीस में पुरातन काल की विशेषता डैश है? तो एक शहरी राज्य या पोलिस के रूप में स्थापित राजतंत्र के अपेक्षा गणराज्यों की शुरुआत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एथेंस का विरोधी था? तो वह था स्पार्टा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, पेलोपोनेसियन लीग डैश थी? डेलियन लीग के विरुद्ध एक रक्षात्मक गठबंधन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, एथेंस स्पार्टा के पतन के बाद शक्ति शून्यता वैक्यूम का किसने भरा था? तो 338 बीसी मैसेडोनिया के एनेक्सिमेंडर ने। 338 बीसी चायरोनिया की लड़ाई में एथोनियन शक्ति और उसके सहयोगी की जीत के बाद मैसेडोन के फिलिप सेकंड ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, हेलेनिस्टिक युग वह अवधि है जिसके दौरान अलेक्जेंडर के साम्राज्य को 4 जनरलों के बीच बांटा गया था और उन चारों के अधीन आने वाले क्षेत्र में ग्रीक विचार और संस्कृति प्रभावी हो गई थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया? तो अन्य विकल्पों में से कोई भी कार्य नहीं किया गया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ग्रीक को रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा कब दिया गया? 146 बीसीई में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 31 बीसीई में ऑक्टेवियन सीजर ने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी जीत के बाद रोम के प्रांत के रूप में डैश पर कब्जा कर लिया, तो वह था ग्रीस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ऑगस्टस सीजर का मूल नाम क्या था? ऑक्टेवियन सीजर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पहला रोमन सम्राट था ऑगस्टस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, रोमन प्रभुत्व की कई विरासतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो अन्य विकल्पों में सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, पैगंबर मोहम्मद को क्या कार्य सौंपा गया था? तो ईश्वरोक्ति का संदेश देना और इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, व्यापक स्तर पर पैगंबर मोहम्मद के पारिभाषित पहलू नियम में कौन सा थे? तो विश्वास के स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान, प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, उपवास और तीर्थ यात्रा करना। शरिया डैश है? पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान उसके बाद मूल रूपरेखा से उत्पन्न मानक
मार्गदर्शन का निकाय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। डैश पर अरब पर के कब्जे ने धर्मयुद्ध प्रारंभ कर दिया। जेरूसलम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ओटोमन तुर्क से कैस्टेंटिनोपल कब पराजित हुए? तो 29 मई 1453 में। मध्य एशिया की खानाबदोश संस्कृति पर किस लेखक ने लिखा है? ओवेन लेटिमोर ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मंगोल कौन थे? प्रारंभ में घोड़ों का पालन पोषण करने वाले खानाबदोश लोग और चरवाहे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सामंतवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। सामंती संबंध में क्या शामिल होता है? आर्थिक संबंध और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून और नैतिक क्षेत्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सामंतवाद के संबंध में क्या सही नहीं है? इसने राजभक्ति के पश्चिमी तत्वज्ञान को अपनाया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। परिवर्तनवाद विवाद कैसे संदर्भित करता है? सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन। सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन पर निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने लिखा था? तो पॉल एम स्वीजी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मॉरिस डॉब द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रारंभिक सामंत व्यवस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? चार्ल्स मैगन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सामंतवाद की मध्य अवधि में क्या देखा गया था? प्रौद्योगिकी में क्रांति। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मध्यकालीन चर्च द्वारा लगाए गए कर को डैश कहा जाता है? टी थे। अगले प्रश्न की ओर। चुड़ैलों का शिकार और उन्हें जलाने की गतिविधियां इसके उच्चतम स्तर पर कब पहुंच गई थी? 17वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गांस हॉफ ने किस विषय पर लिखा था? सामंतवाद के कानूनी पहलू। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का जन्म स्थान है? इटली। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में डैश को रखा? व्यक्ति के विचारों को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण के संबंध में सही है? तो अन्य विकल्पों में सभी है। पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला कला शैली के रूप में उभरी। अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय धार्मिक था। यह धर्म के लिए प्रतिरोधी नहीं थी, लेकिन धर्म को व्यक्तिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कलाकार मेटेगना ने कहाँ चित्रकारी की थी? मंटुआ में गोजाकास की अदालत। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यूरोप में दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल को मानचित्रों और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में किससे मिली थी? अरबों के रास्ते होते हुए मोलार्क के कैटलन से। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी? सारग्रेस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा किसने वित्त पोषित किया? रानी इसाबेल और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधार का प्रारंभिक प्रचार डैश था? मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जर्मनी में किसान का युद्ध कितनी अवधि के लिए चला? 1524 से 1525। अगले प्रश्न की बढ़ते। प्रोटेस्टेंट सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसने विशाल वेदी सजावट में विश्वास किया। अगले प्रश्न की बढ़ते। कैल्विन एक समाज सुधारक डैश सुधारक था? स्विस। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें लोगों का एक एकात्मक क्रिश्चियनीय चर्च में रहे आस्था को हिलाया। अगले प्रश्न के बढ़ते। पूंजीवादी पहली बार कहाँ देखा गया? तो पूंजीवादी कृषि के उदय के साथ इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की बढ़ते। कृषि पूंजीवाद किसका पर्याय था? ग्रामीण इलाकों में घेराव आंदोलन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का एक चरण नहीं है? शाही पूंजीवाद। अगले प्रश्न की बढ़ते। प्रोटो औद्योगिकरण को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिकरण से पहले औद्योगिकरण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रोटो औद्योगिकरण शब्द दिया था? हंस मेडिक, पीटर क्राइटे और जुर्गन स्कलबोम। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। व्यापारी पूंजीवाद किस पर आधारित था? व्यापार, लूट और दासता पर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद किस पर आधारित था? उच्च और सुरक्षात्मक शुल्क और फैक्ट्री सिस्टम की भांति केंद्रीकृत उत्पादन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पूंजी धन से कैसे अलग है? धन खर्च करने के लिए होता है, जबकि पूंजी अधिक धन बनाती है, और धन प्रत्येक दिन उपयोग के लिए होती है, जबकि पूंजी केवल निवेश के लिए होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चीन को डैश अफीम युद्ध
का सामना करना पड़ा। 2, निम्नलिखित में से कौन सा एंग्लो चीनी अफीम युद्धों के बारे में सही है? तो उन्होंने चीन की अभेद्यता की मिथक तोड़ दी थी और मुद्रास्फीति देखी गई, और इसके साथ धर्म प्रचारकों का संरक्षण भी मिलता भी देखा गया। अफीम युद्ध के बाद डैश हुआ था ताइपिंग विद्रोह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताइपिंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? क्वांगडन प्रांत, चीन का एक दूर दक्षिणी पश्चिम कोना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताइपिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो अन्य विकल्पों में सभी सही है। ये नानकिंग को वापस लेने के लिए अभिलाषी थे, क्योंकि नानकिंग की 1842 की संधि चीन के अवमान का प्रतीक था। ये कन्फ्यूशियस और ईसाई सिद्धांतों से प्रभावित थे। वे द ट्राइड जैसे गुप्त समाजों से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्विंग्स ने ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया? 19 जुलाई 1864 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ताइपिंग विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? इसने चीन में सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चीन जापान युद्ध डैश था? कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बॉक्सर विद्रोह किस अवधि के बीच हुआ था? 1899-1901। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बॉक्सर विद्रोह के पीछे क्या कारण थे? ब्रिटेन और रूस के इंपीरियल डिजाइन और प्रभावित करने वाली विदेशी क्षेत्रों के विकास के लिए कारण गंभीर सूखा और अकाल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अष्ट राष्ट्र गठबंधन 1900 के ग्रीष्मकाल में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल थे? तो जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी चीन की स्थापना के लिए तात्कालिक पृष्ठभूमि क्या थी? अक्टूबर 1911 में नई सेना, जिसके अफसर क्विंग्स के समर्थन में नहीं थे, द्वारा वुहान में किया गया विद्रोह। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1917-23 के मई फोर्थ आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखा जाने वाला एक किसान आंदोलन था। तो निम्नलिखित में से कौन सा जापान के संबंध में सही नहीं है? इसने उदारवाद के पश्चिमी दर्शन को अपनाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। जापान में 4 बड़े द्वीप है: होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और कुयूशु। इनमें से किसने मुख्य जापानी संस्कृति पाई जाती है, उसके मुख्य शहर स्थापित किए हो? तो वो था होन्शु। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जापान में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कोमोडोर पेरी सबसे पहले येडो खाड़ी में डैश में उतरी थी? तो 8 जुलाई 1853। कानागावा की संधि, जिसमें जापान के उद्घाटन को चिन्हित किया गया, पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो वे किए गए थे 31 मार्च 1854 में। बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर। जापानी सम्राट जिसने मेजी या प्रबुद्ध शासक का खिताब स्वीकृत किया था, उसका नाम था मुत्सुहितो। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT हिस्ट्री मेल, जो 5 जुलाई 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।